वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्लास 12th, फाइनली इन क्लास 12th, है ना। बहुत दिनों के बाद ये टाइम आया, क्यों राहुल? ठीक है जी। क्लास 12th ना आपके साथ बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आती है। सबको मालूम, हर बंदा आपसे कहता है यार 12th बड़ी इंपॉर्टेंट है, यार 12th इंपॉर्टेंट है, 12th कर लो, 12th के बिना ये नहीं वो नहीं, है ना। उधर मम्मी भी दीदी को कहती रहती है ना, भाई जूनियर, है, मम्मी कहती है ना दीदी को, कर ले 12th, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अब तो अब वो बर्डन तुम्हारे पर शुरू हो गया, है ना। इट गोज जनरेशन टू जनरेशन, क्लास 12th बड़ी इंपॉर्टेंट। और होता भी हमारे देश में यार, इंडिया में ना सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि जिसकी क्लास 12th खराब है उसका सब कुछ खराब है। देखिए, अगर क्लास 12th में आपके नंबर नहीं आते हैं, यू विल नॉट गेट एंट्री इनटू, यू नॉट विल नॉट गेट एनी प्लेसमेंट इनटू गुड कॉलेजेस। अब गुड कॉलेजेस में अगर आप नहीं जा पाते हैं, या मतलब एंट्रेंस बेस पे बोलूं या ड्यू की मेरिट बेस पर बोलूं, मैं आपको नहीं मिल पाते, तो क्या होता है कि फिर पेरेंट्स को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अच्छा सोचो कि ड्यू के कॉलेज में जब आप एंट्री लेते हैं किसी कोर्स में, बीबीएस में, एसआरसीसी में अगर आपकी एंट्री आती है, तो भाई एक साल की फीस कितनी होती होगी? कोई अंदाजा लगाइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में, एनीबॉडी टेल मी व्हाट कुड बी द फीस ऑफ 4-5 लाख, हजार, एक साल की फीस 50-60,000, ओके। और कोई, एनीबॉडी एल्स बताओ? नहीं पता? हाँ, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, एक साल की फीस कितनी होती है बीबीए करने की? एक सेमेस्टर की, और एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 3 लाख। और 3 साल में कितने हो गए? 9 लाख। और उसके बाद आना जाना, खाना पीना, कपड़े पहनना, लत्ते वत्ते, पेट्रोल भाड़ा, 12-13 लाख पहुंच जाते हैं। अगर आप डीयू के किसी कॉलेज में, एसआरसीसी में अगर आपका एडमिशन होता है, एक साल की फीस जो है सिर्फ 5,600 रुपया है। हाँ, वो सस्ता नहीं हो गया ज्यादा? बहुत सस्ता। उसके बाद, उसके बाद अगर आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस से चलते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक पास बना के देती है। मतलब आपको दिल्ली डीटीसी की बसों में टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा, पास होता है, स्टूडेंट पास, ड्यू के हर स्टूडेंट को मिलता है। तो आने जाने की भी परेशानी खत्म। मेट्रो में पास नहीं चलता आपका, मेट्रो में तो आपको किराया देना पड़ता है, ऐसा करके। तो अगर मेरिट बेस पर आपका एडमिशन कहीं होता है, तो इट विल बी वेरी वेरी चीप टू यू। उसी तरह से अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर बी कॉम ऑनर्स करते हैं, तो वहां मिनिमम मिनिमम एक सेमेस्टर की फीस 1 लाख, 1.25 लाख रुपया होती है, 1.5 लाख मान लिया मैंने। साल में 3 लाख हो गया, 3 साल में 9 लाख हो गया। और अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चले, तो 4 साल की ग्रेजुएशन होगी, तो कितना हो गया? 12 लाख हो गया। 5,000 और 4, 20,000। 12 लाख और 20,000 में फर्क नहीं है भाई कुछ, 60 गुना। 60 गुना नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने कितना फर्क है, कितना ज्यादा फर्क है। तो देखिए, हमारा आज का हमारी जर्नी शुरू कर रहे हैं हम जर्नी शुरू कर रहे हैं टूवर्ड्स परफेक्ट 100। मैं नहीं कहता कि आप में से सब लोग 100 ले पाएंगे, लेकिन आज आप सभी लोग क्या है, केपेबल हैं टू गेट 100 मार्क्स एज पर माई डेफिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट। रेडी? जैसे जैसे हम क्लासेस में, जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आपने अपने रिदम को मेंटेन रखा, अपने मोटिवेशन को हाई रखा, विच आई डेफिनेटली डू विद यू, उसको हाई रखा, मेंटेन करके रखा, तो आप परफेक्ट 100 की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। आपको जो टाइम दिया गया, जो असाइनमेंट दिया गया, जो काम करके दिया, उसको अगली क्लास तक करके रख लिया पूरा। पेंडिंग पाइल अप नहीं करा काम को। आप देख रहे हैं ना कि आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर को नहीं रिवाइज करा, तो रेक्टिफिकेशन शुरू हो गया, रेक्टिफिकेशन नहीं करा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू हो गया। तो जब मैं फाइनल अकाउंट कर रहा होता, तो लोग डेप्रिसिएशन निपटाते थे, कितना मुश्किल पड़ जाएगा। 11th में चैप्टर्स कम थे, 12th में दिखाऊंगा ना कितनी मारामारी मचती है। आपके पास 3 किताबें हैं, 3 बुक्स, 3 किताबें होंगी आपके पास, और उनमें क्या क्या कवर करना है वो देखेंगे। तो अभी मैं आपके सामने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेके चल रहा हूँ। ब्रीफ क्या मतलब? आउटलाइन लेके चल रहा हूँ, जो सिलेबस हम पढ़ेंगे। मेरे साथ 12th में क्या करेंगे? नोटबुक दिखा बेटा अपनी जरा, नोटबुक ये सामने वाली। यू हैव टू हैव वन नोटबुक, इस तरह की बिग एंड ब्रॉड नोटबुक, है ना, बड़े साइज की, A4 साइज से बड़ा साइज होता है, थोड़ी सी नॉर्मल साइज की नोटबुक है ये वाली, इतना। ये नोटबुक आप क्लास में रोज लेके आएंगे, है ना। जो भी मैं क्लास में कराऊंगा इसके अंदर लिखेंगे आप। मैंने एग्जाम्पल कराया, मैंने इलस्ट्रेशन कराया, इसके अंदर लिखेंगे आप। पुरानी वाली, पुरानी मत लेके आना, पुरानी पुरानी नहीं है बिल्कुल, नया वाला, ठीक है। नया लेके चलेंगे, वो नोट्स खत्म हो गए, उनकी जरूरत नहीं है, ये लेके चलेंगे। और जो मैं कराता हूँ इसके अंदर करते चलेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। याद है आपको कलरफुल नोट्स दिए थे मैंने 11th क्लास में, 12th में भी दूंगा। अगर आप फिजिकली आएंगे तो आई विल कीप प्रिंट आउट रेडी फॉर यू। अगर आप फिजिकली नहीं तो आई विल सेंड इन द क्लास ग्रुप, ऐसा करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको इस तरह की एक नोटबुक बना लेनी है। इसमें आप करेंगे प्योरली प्योरली ट्यूशन वाला काम। अभी 11th में क्या किया था आपने, मैं बताता हूँ।
दिखा बेटा अपनी नोटबुक जरा। 11th में आपने क्या, सॉरी 11th में आपने क्या किया, इतनी मोटी पहाड़ जैसी नोटबुक बना ली थी, इसमें ही नोट्स बने थे, इसमें ही प्रैक्टिस हुई थी, और जब आप एग्जाम में ढूंढते थे तो गुम हो जाता था वो। ऐसा नहीं करना। ये जो कंसेप्ट की नोटबुक होगी ये थोड़ी सी पतली होगी, क्लास में वो लेके आइए। प्रैक्टिस आप मोटी नोटबुक पे कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, पीछे दे दो। उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर दिखाना बेटा मुझे। ये जो नोटबुक आपके पास आई है, इसके बैक साइड में आप क्या करेंगे, या हो सकता है कि मैं आपको शीट प्रिंट दे दूं, उसमें जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 50 ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 50। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 30 40 50 ऐसे लिख देंगे। और स्कैनर भी एक और चीज होती है, बुक में मैं दिखाऊंगा क्या चीज होती है, ऐसा कर लेंगे आप लोग। इनफैक्ट आई विल डिजाइन इट एंड आई विल गिव इट टू यू। तो जब आप एक चैप्टर करते हैं, अगर आपने इलस्ट्रेशन 1 से 5 के लिए टिक लगा दीजिए उस पर, ठीक है जी। आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर दिया, टिक लगा दीजिए उस पर। लेकिन आपको लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपने किया, और उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 3 जो आपके लिए मुश्किल था, उसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इलस्ट्रेशन 5 मुश्किल थी, उस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मुश्किल था, उस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अब क्या होगा पता है, यू हैव योर ओन कस्टमाइज्ड सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जब आप एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे ना, तो पूरा थोड़ी रिवाइज कर रहा है, 150 क्वेश्चन थोड़ी रिवाइज करने हैं। क्या रिवाइज करेंगे, वो क्वेश्चन जो आपके लिए पहली बार में डिफिकल्ट थे, मुश्किल थे, उनको रिवाइज करेंगे। तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कि सर इंपॉर्टेंट क्या है। अरे इंपॉर्टेंट तुमने खुद बना लिया अपने। आपको मालूम है, एक क्वेश्चन जो पहली बार गलत होता है, वो एग्जाम में भी गलत ही होता है, मुश्किल हो जाती है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। और जो हम किताब यूज कर रहे हैं, निकालो बुक, एक बुक हम यूज करेंगे और एनसीईआरटी भी यूज करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का रिवाइज एडिशन अभी आया नहीं है, मत लेना उसको। ये वाली किताब जो है ना, हम इसको इसको यूज कर रहे हैं, टीएस ग्रेवाल की। इसके 2 एडिशन और आएंगे, अभी आएंगे 2 एडिशन इसके भी आएंगे, है ना, इसको हम यूज करेंगे। इसके इलस्ट्रेशन स्कैनर एक्सरसाइज हैं, और मेरे जो नोट्स हैं, काफी मटेरियल उनमें। बिलीव मी, जब मैं बोलता हूँ कि मैंने सिलेबस खत्म कर दिया, तो उठा लो हिंदुस्तान की कोई भी किताब, पिक अप एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक ऑफ द कंट्री, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज माई गारंटी। मैं आपको सिखाऊंगा स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट्स, वाइस वर्सा। कंसेप्ट पहले, फिर स्पीड एंड एक्यूरेसी, वो सीखेंगे हम लोग। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन एक तरीके से होता है आपकी किताब में, उसके 2 तरीके और हैं, तो मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को, क्या कि ताकि आप किसी दूसरे ऑथर की बुक को अगर पढ़ें तो एलिनेटेड फील ना करें, ठीक है। तो और आपको जो काम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप रफ में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसे भी फॉर्मेट बना के करिए। फिर बच्चे बोलते हैं हमारा पेपर लेंथी था, छूट गया। फॉर्मेट तो जनरल एंट्री जब भी लिखेंगे नरेशन के साथ बनेंगे, फॉर्मेट में बनाएंगे। कोई भी अकाउंट फॉर्मेट में बनाएंगे। पेंसिल स्केल हमेशा अपने पास रखिए, और स्पीड से काम करना है आपको, औरों से जल्दी काम करना है। और कैलकुलेशन का शॉर्टकट तरीका मैंने सिखाया था 11th में, याद है, लेकिन किसी ने प्रैक्टिस नहीं करा। देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिस करा। और अब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, अगर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसकी इलस्ट्रेशन, उसकी एक्सरसाइज और उसका स्कैनर होना ही है। मैं नहीं बोलूंगा आज की क्लास का होमवर्क कितना है, नहीं बोलूंगा। वो बता दूंगा कि आज कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे आप, दैट आई विल टेल। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उस काम को पूरा करेंगे, होमवर्क को पूरा करेंगे, है ना। कोई एक्सक्यूज नहीं, नो एक्सक्यूज। नहीं करोगे यहीं बैठा लूंगा, घर नहीं जाने दूंगा, सोच लेना, ये ध्यान रखेंगे। तो आइए, आपका जो सिलेबस है 12th क्लास का, वो 3 किताबों में बटा हुआ है, टीएस ग्रेवल वाली। बुक 1, बुक 2 और बुक 3 लेके चल रहे हैं। दिस इज बुक 1। बुक 1 में क्या, सबसे पहले चैप्टर 1 जो है उसका नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नोट करते चलेंगे, अकाउंटिंग फॉर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एनपीओ, इनके लिए अकाउंटिंग है ये कितने नंबर की है, 10 मार्क्स का है। पूरा चैप्टर 10 नंबर का है। चैप्टर 2 जो है, यहां से पार्टनरशिप हो जाती है शुरू। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है चैप्टर 1। चैप्टर 3 जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक नन्ना मुन्ना सा आइटम होता था, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये नेक्स्ट आइटम है। चैप्टर 4 जो है वो है चेंज इन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग
रेशो अमंग पार्टनर्स। ये चैप्टर 5 जो है वो है एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनर्स भी हो सकता है। चैप्टर 6 जो आपकी किताब में आता है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चैप्टर जो 7 आता है वो है डेथ ऑफ पार्टनर। हालांकि एनसीईआरटी में जो है ना, ये चैप्टर एनसीईआरटी में फंडामेंटल वैल्यूएशन और चेंज इन पीएसआर एक ही चैप्टर में दे रखा है, और ये एडमिशन रिटायरमेंट डेथ एक ही चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो चैप्टर आता है आपके पास, चैप्टर 8 बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, डिसोल्यूशन चैप्टर हो जाता है, फॉर्म डिसॉल्व हो गई। देखो बेटा, ये जो है ये वाला, ये सारा का सारा मिला के, ये सारा का सारा मिला के ये 30 मार्क्स का है। ये सारे चैप्टर यहाँ 2 से लेकर कितने 8 तक के 30 मार्क्स के हैं ये। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दिख रहा है पीछे इनाक्षी? नहीं दिख रहे हैं तो हाँ, नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए, इज इट विजिबल? दिख रहा है? हाँ। इसको चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। वो हम बाद में बताएंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है, किसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो बाद में देखेंगे हम लोग। ये आपका हमें लेके चलना है। बुक 1 है, कितना वेटेज है? 10 और 30, 40 मार्क्स की। ये रेप्लिका है जो आपने पढ़ा था क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा। बुक 1 जो आपके पास किताब है ये वाली। बुक 2, बुक 2 जो है उसका नाम वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये अकाउंटिंग फॉर एनपीएन। बुक 1 में जो चैप्टर में नंबर 9 कर रहा हूं इसको, यह है इशू ऑफ शेयर्स। अरे भाई, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना बचपन में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बताओ तो जरा कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है? कंपनी बाद में, उससे पहले छोटी छोटी क्या होती है? उसके बाद एक को बोलने दो, सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहाँ गया? सबसे छोटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर पार्टनरशिप बना, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी और बड़ा, फिर कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी, ऐसा करके होता है ना? तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपने बचपन में पढ़ लिया ना 11th में। पार्टनरशिप आपने यहां पढ़ा पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इशू ऑफ शेयर्स, चैप्टर 9। चैप्टर 10 जो है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। और चैप्टर 11 जो है आपके पास है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सबसे मुश्किल लगता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है लोगों को ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये जो चैप्टर था आपका कोविड सिलेबस में, सिलेबस का पार्ट नहीं था लास्ट ईयर। आपका तो कोविड बैच है नहीं, आपकी तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, टाइम पे शुरू हो गई है, आपके सिलेबस में रहेगा ये। क्या है ये? बुक 2। इन पूरे की वेटेज जो होती है 20 मार्क्स होती है। ठीक है, अगर ये 2 टॉपिक हो गए तो भी 20 मार्क्स रहेगा, 3 हो गए तो भी 20 मार्क्स रहेगा इनकी वेटेज। ठीक है, 20 मार्क्स की वेटेज इनकी रहती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम किस पर, बुक 3 पर। देखो भाई, आपने क्या किया, आपने सोलो प्रोप्राइटरशिप के बारे में 11th में पढ़ा, पार्टनरशिप के बारे में 12th में पढ़ रहे हैं, कंपनी के बारे में 12th में पढ़ रहे हैं। अब आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद करो, अकाउंटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। उसके बाद क्या होता था? समराइज में हम क्या करते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, विदाउट एडजस्टमेंट बनाते थे। फिर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फिर कम्युनिकेशन, और फिर से आइडेंटिफिकेशन दोबारा, है ना? अकाउंटिंग प्रोसेस बचपन में पढ़ा था, बिल्कुल वही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, अब हम उसे एनालाइज कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, एक सड़क पे बैठे हुए मूंगफली वाले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या स्टडी कर पाएंगे? कुछ होगा उसमें मसाला? एनालिसिस तो क्या होता है मुश्किल, कौन सा ज्यादा टेक्निकल होता है? पार्टनरशिप के अकाउंट एनालाइज करना है, कंपनी के अकाउंट एनालाइज करना?
उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है भाई, कंपनी में तो हजारों करोड़ की डील होती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और वो जो आप बैलेंस शीट बनाते थे ना बचपन में, कौन सी वाली, वो वर्टिकल बनाते थे, वर्टिकल, अब आपको बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल दिखेगी, बिल्कुल अलग तरह की बैलेंस शीट, समझ नहीं आती, लेकिन हम समझाएंगे ना यहाँ पर, उसको करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला चैप्टर आएगा आपके पास, चैप्टर नंबर मैं 12 बोलता हूँ उसको, क्या, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। मतलब एक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे बनती है वो सीखेंगे आप यहाँ पर, है ना। भाई फाइनल अकाउंट के अंदर तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आता था बचपन में, अब क्या आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते उसको, बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आपके दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बी पढ़ेंगे आप बैलेंस शीट। इसके इसके कंटेंट, इसके फॉर्मेट, पता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट ना एक स्पेसिफिक तरीके से बननी चाहिए। ये 11th में थोड़ी था पहले स्टॉक लिख दो, फिर कैश लिख दो, फिर बिल्डिंग, फिर मशीन, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। एक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से सीखना होता है, बैलेंस शीट को उस तरह से बनाना होता है। वो हम सीखेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर 13, चैप्टर 13 के अंदर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है चैप्टर। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी है, पूरी थ्योरी है इसके अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होते हैं, कौन कहाँ क्या, थ्योरी आती है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होती है। ऑनलाइन में मेरी आवाज क्लियर है? भव्य मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? भव्य, यस आपने सर। लेट ज्वाइन करा क्लास को, पहली नो क्लास ही लेट सर, कर दी ज्वाइन? नो सर, टाइम पे था। हाँ, स्टार्ट नहीं करी थी आपने तब, अच्छा, पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा था। हाँ यस लेकिन फिर भी लेट थी ना, मैंने तो 7-8 मिनट में पढ़ाना स्टार्ट करा था। और तुम बहुत नजदीक रहती हो, फिजिकली आ सकती हो। यस सर, नेक्स्ट क्लास से। चैप्टर 14, चैप्टर 14 देखो। अब मुझे बताइए कि एक डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट, कभी डेंटिस्ट के पास गया कोई, है ना, पीछे वाला गया होगा ना, राहुल, क्या करता है, हथौड़ी पेचकस लेके दांत ऐसे करता है, कुछ तो करता है, क्या करता है वो, इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इंस्ट्रूमेंट्स को टूल्स बोलते हैं, टूल्स, औजार। मुंह खोल के रखने के लिए क्या फंसा देता है, वरना पता नर्स मुंह ऐसे फाड़ी थोड़ी रखती है आपको फंसा देते हैं ना, मुंह बंद ही नहीं होता, पानी निकलता रहता है, कहते हैं, निकालो स्पिट करो उसको। फिर रोशनी करता है, फिर वो ऐसा देखता है, फिर पता नहीं क्या क्या करता है, वो टूल्स होते हैं उनके। डेंटिस्ट के टूल अलग होंगे, सर्जरी करने वाला भी उसी से करेगा सर्जरी, उसके टूल्स अलग होंगे ना। आपके हार्ट बीट को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप होता है, टेम्परेचर को चेक करने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट है ना, टूल्स होते हैं ना। ऐसे ही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिनमें से दो टूल्स जो होते हैं उनको आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में दो टूल्स। ठीक है, क्या है वो, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये होता है। दो टूल्स यहां चले गए। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 15, एक और टूल जो होता है वो चैप्टर नंबर 15 में जाएगा, एक और टूल आएगा, क्या, चैप्टर 15 में एक टूल आएगा, उसका नाम होगा, पता है क्या, उसका नाम है रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, ये रेशो एनालिसिस। एक और टूल होता है चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब जरा समझना बेटा मेरी बात को, ये जो यहां तक है रेशो एनालिसिस तक, ये है 12 नंबर का, और ये वाला जो पार्ट है ये 8 नंबर का, ये 8 नंबर का, सिर्फ ये अकेला चैप्टर 8 नंबर का। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 10 और 30, 40 to 60 और 20 कितना हो गया, टोटल कितने नंबर हो चुके हैं, टोटल 80 मार्क्स हो चुका है। बोर्ड का पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, बोर्ड का पेपर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, 80 मार्क्स का आएगा, बोर्ड का पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, बोर्ड का पेपर आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है जी, अच्छा, नहीं हुआ इतना जल्दी,
आपका जो होगा वो आपका एक ही एग्जाम होने वाला है। 2 टर्म हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होगा, कोई ये मत सोचना मल्टीपल चॉइस होगा, एमसीक्यू मजे मजे में हो गए, वो नहीं होगा। अब नहीं है कोरोना की समस्या, अब चीजें बैक टू नॉर्मल है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई भाई, नंबर तो मार्कशीट में 100 में से आते हैं ना, तो समझिए। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, आपके पास रिटर्न होता है, रिटर्न रिटर्न एग्जाम होता है एक, ये होता है 12 मार्क्स का, ठीक है जी। इसमें टॉपिक क्या होते हैं, इसमें टॉपिक होते हैं रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 2 टॉपिक, ये वाले दोनों। इस बार जो प्रैक्टिकल हो रहा है ना, इस बार जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें कैश फ्लो, मतलब पहले तो इस साल तो प्रैक्टिकल 2 बार हुए थे ना, 10 नंबर का एक बार, 10 नंबर का एक बार, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इस टर्म में जो आ रहा है उसमें से, इसमें से कैश फ्लो और कंपेरेटिव में से पूछ रहे हैं क्वेश्चन रिटर्न। लेकिन नॉर्मल जब होता है तो इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न जो है इन दोनों में से होता है, रेशो और किससे, कैश फ्लो से होता है क्वेश्चन। 12 नंबर का एक होता है प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल ये होती है आपकी 4 नंबर की, 4 मार्क्स की। लोग कहते हैं इतनी टुच्ची 4 मार्क्स की, आपकी फाइल से एग्जामिनर आपके ऊपर ओपिनियन बना लेता है, बढ़िया फाइल होगी तो मन खुश हो जाता है, आपको नंबर देने की कोशिश करता है, ठीक है। और वाइवा होता है, वाइवा 4 नंबर का, 20 मार्क्स। तो बताइए टोटल कितने नंबर का सिलेबस आपके सामने डिस्कस हो चुका है अभी तक, 100 नंबर का है। खत्म 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 खत्म, स्कूल तो स्कूल है। हाँ बोर्ड अलग है, ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड, ये नहीं, दूसरा वाला बोर्ड। स्कूल तो स्कूल है, चलेगा। स्कूल के मार्क्स कब काम आते हैं पता है, पेंडेमिक की सिचुएशन में, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कोरोना के टाइम में, स्कूल में जो इंटरनल ग्रेड थे उसके हिसाब से बच्चों को नंबर मिल गए थे, लेकिन तुम इतने लकी नहीं हो, तुम्हें तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी और नंबर अर्न करने पड़ेंगे। अब समझिए, एक एक प्रार्थना की पंक्तियां याद कर लीजिए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, किसके लिए, टीचर्स के लिए। किसी से कोई लड़ाई नहीं करना, पता चौड़े में चले गए, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो बेकार पढ़ाते हो ना, ये 20 मार्क्स उन्हीं के हाथ में। यू कांट अफोर्ड टू लूज दिस मार्क्स, नहीं कर सकते आप अफोर्ड। मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, आई डोंट वांट टू कोट द नेम ऑफ द स्कूल, नोएडा इटसेल्फ, क्या कि बच्चे के, नोएडा क्या बताता हूँ मैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपके सामने, डीपीएस मथुरा रोड है ना, अच्छा स्कूल है, सबसे पुराना स्कूल डीपीएस का, डीपीएस मथुरा रोड। उसमें देयर वाज अ स्टूडेंट, आज बहुत साल 2008 की बात है ये, मतलब 14 ईयर्स हो चुके हैं उसको। तो आई यूज टू टेक होम ट्यूशंस, जोरबाग पड़ता है, डीपीएस मथुरा रोड से फ्लाईओवर पार करोगे जोरबाग शुरू हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके बाद लाजपत नगर शुरू हो जाता है ना। तो वहां पर मैं उसके घर जाता था पढ़ाने के लिए, बच्चा था वो लड़का, अमन जुनेजा नाम था उसका, उसको मैं पढ़ाता था। उसके फादर ने मुझे बोला कि सर अगर मेरे बेटे के ना, 2008 की बात है, अगर 100 में से 100 आ गए ना, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा ये मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए आपका, नंबर लाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करेंगे उस तरह से काम, ठीक है जी। लड़का क्या करता था, ट्यूशन पढ़ता था और अपने स्कूल में अपने वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो भी अकाउंट्स के थे, उनसे वो बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन कॉन्फिल्ट्रेशन लड़ता था, ऐसा कैसे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। प्रैक्टिकल हो गया, एग्जाम भी हो गया, जब उसका रिजल्ट आया उसको 80 में से 80 मिले, प्रैक्टिकल में पता कितने मिले, 20 में से 16 नंबर। हाउ अनफॉर्चुनेट यार, 100 में से 100 लाना कोई कम अचीवमेंट। पेंटिंग स्कल्पचर में भी 100 नंबर आ जाए ना तो रिपोर्ट कार्ड में बड़ा अच्छा लगता है। अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में अगर कोई 100 ला रहा है, मैथ्स में 100 ला रहा है, भाई गजब है। इको में बहुत लोगों के 100 आते हैं, अकाउंटेंसी में 100 लाना बड़ा है, और मैथ्स में 100 लाना, और उससे खतरनाक चीज होती है इंग्लिश में 100 लाना, सोचो। लेकिन लाते हैं बच्चे इंग्लिश में भी 100 भाई। अब तुम बताओ, इंग्लिश में तो प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें जो नंबर स्कूल आपको 20 नंबर दे सकता था, और वो लड़का सारी उम्र अब भी कभी जब मिलते मिलता कहता सर ने नंबर काट दिए। तो मैंने कहा तू ही तो मतलब दादा बन के फिरता था, टक्करे मारता था सर से, नहीं करना ऐसा।
अच्छा पढ़ाएं बुरा पढ़ाएं कोई बात नहीं यार, मैं तुम उधर नहीं पढ़ रहे अच्छे, तो मैं तो पढ़ाऊंगा तुम्हें अच्छे से, है ना, हमारे साथ करेंगे ना, हमारे साथ एक अच्छी जर्नी रहेगी। ठीक है, तो कभी नहीं बोलना कि मेरे टीचर बुरा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं। ठीक है यार, जो प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो, और हम करेंगे नया पॉलिश आप लोगों को। नो कॉन्फिल्ट्रेशन, मेक इट हैबिट। ना इंग्लिश में, ना इको में, ना मैथ्स में, ना बिजनेस स्टडीज, कहीं नहीं लड़ाई करनी, ना अकाउंटेंसी में। फाइलें वाले टाइम पे बना लीजिए, मैं बताऊंगा, आई गाइड यू की फाइलें कैसे बननी होती हैं। ठीक है, मैं गाइड करूंगा। समर वेकेशन में फाइलें बना के छुट्टी कर लेना। मैं देख रहा हूँ अब जैसे 22 मार्च को प्रैक्टिकल है, अभी तक लोगों की फाइलें तैयार नहीं है। रॉन्ग, नहीं करेंगे क्या, क्यों करना। फाइल बनाने में 10-15 दिन का टाइम लगता है। मैं दिखाऊंगा क्रिएटिव फाइलें कैसे होती हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो समर वेकेशन में होता है ना, बहुत टाइम हमारे पास, तो फाइल बना लेंगे। पूछ लेना अपने टीचर से कि भाई प्रोजेक्ट का क्या हिसाब किताब है, जैसा वो बोलेंगे आई प्रोवाइड यू गाइडेंस। ठीक है भाई, सिड, इक्षिता, मनसिमर, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। किसी टीचर से लड़ाई नहीं करनी है, प्यार प्रेम से चलना है, गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, ओके, चलो। तो ये सारा सिलेबस था आपका। अब आप समझिए कि जो आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़ा था, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। उसका यूज यहाँ 100% होता है। इसमें थोड़ा बहुत मतलब, ये तो पूरी पार्टनरशिप तो पूरी है इन्वॉल्व, ये और ये पूरी पार्टनरशिप में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स की एडजस्टमेंट्स, आपका बैलेंस शीट वगैरह, पार्ट कैश, वो सब होता है यहाँ इसका यूज। और थोड़ा बहुत यूज जो होता है इसका 20-30-40 नंबर, तो ये हो गया इस वाले में, इस वाले में भी, यहाँ पर भी यूज होता है विद एडजस्टमेंट्स का। ये कितने नंबर का हो गया, 8 नंबर का, तो कितना हो गया, 48 हो गया। और 48 में यहाँ पर यूज हो गया। और 48 के बाद ये जो 12 नंबर का है ना, 12 नंबर, 6+6 ये भी होता है। कैसे, 6 नंबर रेशियो के, 6 नंबर कैश फ्लो के। तो 6 नंबर अगर कैश फ्लो के हैं, और 8 नंबर कैश फ्लो, तो कैश फ्लो कितने नंबर का हो गया भाई, 100 में से 14 नंबर का। और 100 में से एनपीओ सबसे ज्यादा कितना नंबर का है, 10। तो कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। आपकी क्लास से पहले सीनियर की क्लास चली थी, मैं कैश फ्लो को रिवाइज करके खत्म किया था मैंने। अच्छा, तो उसको क्यों देख रहा था यार, कैश फ्लो का क्या रोल है तुम्हारा? वो बनी हुई है ना, 10 क्लास का चैप्टर था वो, काफी बड़ा। रिवाइज भी किया, 4 क्लास में रिवीजन खत्म हुआ है उसका। और उसमें पता है क्या, उस चैप्टर में डेप्रिसिएशन का यूज है, फाइनल अकाउंट का यूज है, सबका यूज है। मैं कहता था ना डेप्रिसिएशन 12th में आएगा, एक चैप्टर की दिखाई थी ना मैंने आपको, वही चैप्टर है वो, कैश फ्लो। बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करते साथ साथ, साफ। तो प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है ना, यू गॉट एन आइडिया। और ये चैप्टर देख लो आप, इसका ये जो इसमें से क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें से क्वेश्चन 3 नंबर का, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं रेशो के। 6 नंबर वैसे समझ लीजिए आप, 6 और 6 वो 12। तो रेशो और कैश फ्लो जो दोनों चैप्टर हैं आपके, इन्हीं पे आपके प्रोजेक्ट भी बनते हैं, और कंपेरेटिव पे भी। तो प्रोजेक्ट भी इनमें बनेगा, आपकी फाइल वाइल भी इस पे बनेगी, पेपर में भी आएगा, रिटर्न में भी आएगा। तो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई ये। अभी पता क्या होने वाला है, कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, वो ना पहली बुक दूसरी बुक से नहीं करते, सीधा थर्ड बुक से शुरू करवा देते हैं। देखना, है भी किसी के स्कूल में ऐसा, इक्षिता? ऐसा तो नहीं है तुम्हारे स्कूल में? मेरे स्कूल में है। किससे शुरू हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। नाइस, देखो, इसके यहां से शुरू हुआ है, ये वाले से। लेकिन बेटा इसको मैं पता कब करवाऊंगा, लास्ट में। तो फिर कैसे करेंगे काम? सर आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेजना, मैं कर दूंगी। इज इट क्लियर नाउ कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है? और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला पार्ट जो था, कुछ नहीं, उसके एडजस्टमेंट्स को प्लेस करना, अप्लाई करना आपको आना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो सिखाऊंगा ना, सारी चीजें स्क्रैच से करेंगे, जीरो से करेंगे, आराम आराम से लेके चलेंगे, उन सब चीजों के साथ तैयारी करेंगे। ठीक है, रफ में भी जो काम करना है उसे किसके साथ करना है आप लोगों ने, फॉर्मेट के साथ काम करना है आपने। मतलब ऐसा नहीं करना कि कैजुअली कर लिया। किसी दिन अगर आपकी क्लास ना, मतलब अगर आप फिजिकली ठीक नहीं है, मतलब आने जाने में लग रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन का इशू चल रहा है, देखो ऑनलाइन चल रहा है ना, साफ साफ, है ना, ऑनलाइन करके देखो कि ऑनलाइन में भी बिल्कुल ऐसी क्लैरिटी है। लेकिन मिस नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे अपना। और ऐसा नहीं करेंगे जैसे पिछली क्लास में किया था तुमने 11th में, फाइनल अकाउंट नहीं आया तो उसकी क्लास ही करना छोड़ दिए। मान लो को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि उसको क्लास ही नहीं करेंगे उसकी। अरे भाई मान लो तुम्हारी 1 या 2 क्लास मिस हो गई, तो कोशिश करो उसे उस समय देख लो, फिर उसको क्या करो, अटेंड कर लो। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो भी अटेंड करिए क्लास। मैं ऐसा नहीं रखूंगा कि बैकलॉग रखूंगा आपका,
हो सकता है किसी वीकेंड में बोलूं आ जाओ भाई, जिसे समझ में नहीं आया, ऐसा भी कर लूंगा। लेकिन एक बात बताना, आपको बताना पड़ेगा। मैं 11th का एक बच्चा था, एग्जाम से 3 दिन पहले उसने मुझे बताया कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट नहीं आता है। और यहाँ बैठ के 7 घंटा लगा था मुझे, एक दिन 7 घंटा, एक दिन 3 घंटा, एक दिन 3 घंटा, तब जाके मैंने उसे चैप्टर कराया था। ऐसा करके इस तरह से चीजें चलती हैं। तो आपको कैजुअल नहीं होना है। आप में से किसी की कोई एक्सपेक्टेशन हो बताओ मुझे। तो मुझे पहले ये बताया, आप में से कितने लोग 100 चाहते हैं? 100 100। अच्छा, सारे लोग चाहते हैं। इधर में से रेज योर हैंड जो 100 चाहते हैं ऑनलाइन में। सब लोग चाहते हैं सिर्फ? अच्छा अच्छा, सभी लोग चाहते हैं। गुड। तो कैन यू टेल मी द रीजन कि व्हाई सम ऑफ यू विल गेट 100 एंड सम ऑफ यू विल नॉट गेट 100? क्या हो सकता होगा रीजन? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों ऐसा हो जाएगा? हैंड्स डाउन कर दीजिए। हाँ बताइए मनसिमर, क्या रीजन हो सकता होगा? सिट, हैंड्स डाउन। तुम बताओ बेटा ताहिर। पढ़ते सब यार। तुम कौन सा बच्चा 12th में पढ़ता नहीं है? जो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। सर प्रैक्टिस, ओह, प्रैक्टिस। और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। और मोटिवेशन। और हाँ, एग्जामिनर, क्वेश्चन पेपर, और यारों का सपोर्ट ना मिलना, है ना? यार कहते हैं ना ना ना, अपने आप कर तू अब नहीं, बहुत हो गया, 11 से 12th में खींच लाया, अब नहीं करूंगा मैं help। या दोस्ती टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना भाई सेशन के बीच में यार। हाउ कैन यू अफोर्ड टू हैव सच काइंड ऑफ ट्रेजेडी इन योर लाइफ? क्यों जूनियर, है ना? ऐसा भी हो जाता है कई बार। सब इमेटीरियल रहेगा, मोह माया भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, फंस जाओगे सारे के सारे। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। अपनी पढ़ाई भी नहीं आंच देना, आंच आने देना, है ना? और सॉल्यूशंस होते हैं उन सब चीजों के। मैं आज भाषण नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों को, है ना? अच्छा, एक और चीज है। 11th में मुझे बहुत लोगों ने तंग करा, क्या बोलकर, थ्योरी कहां से पढ़े, थ्योरी। थ्योरी कहां से पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे थ्योरी? होती थी ना परेशानी, थ्योरी। सर जी अब तो हमने प्रैक्टिकल कर लिया, अब तो थ्योरी रह गई है बस। इसी तरह ध्यान है, थ्योरी थ्योरी के चक्कर में क्या हो गया था? यस सर। तो पूरे साल थ्योरी पढ़ी थी आपने? और एप्लीकेशन नहीं आया। नहीं, थ्योरी पढ़ी थी पूरे साल? हाँ, ये नो सर। काइंड हाँ ऑफ, हाँ, मतलब वही चीज है। नहीं पढ़ी थी। आखिर में थ्योरी पढ़ने में, अच्छा आखिरी टाइम पे थ्योरी पढ़ी कितनी काम आएगी यार बताओ मुझे। एग्जाम परसों है, आज तुम थ्योरी थोड़ी थ्योरी पढ़ना शुरू कर रहे हो। अरे थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना भाई उसको। तो मैं, जैसे जो भी चैप्टर मैंने 11th में भी ऐसे किया था, आई पुट इक्वल एम्फेसिस ऑन थ्योरी। आपको थ्योरी के क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, आपको आपको मटेरियल दूंगा थ्योरी का पढ़ने के लिए, उसको पढ़ें साथ साथ। नेवर नेग्लेक्ट थ्योरी। मैं आपको समझिए कितना नुकसान होता है। सपोज एक थ्योरी का क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसमें आया 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है? ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन थ्योरी के आए, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन थ्योरी के आए, और वो आपसे गलत हो गए। ठीक है जी, सोचो कितना नुकसान हुआ आपका। मैं बताऊं आपको, 4 डिवाइडेड बाय 4 करते तो कितना परसेंट बन गया? 1% बन गया। 4 नंबर पे 1% बनती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। 97.75 अगर है और 97.50 है, ये बच्चा SRCC जाता है, और ये बच्चा हिंदू कॉलेज जाता है। हिंदू कॉलेज सुना है किसी ने हिंदू कॉलेज का नाम? सुना है KMC किरोड़ीमल कॉलेज का नाम, है ना? हंसराज, रामजस, SRCC तो बाप है सबका। 97.5 गलत बोल दिया मैंने, 98.75। तो मुझे बताओ, 0.25 नंबर से आपने क्या कर लिया, अपनी SRCC की गाड़ी क्या कर दी, छोड़ दी। और आप यहाँ 1-2 क्वेश्चन थ्योरी के गलत करके कितने नंबर पे चोट पहुंचा रहे हैं? 1% पे। समझ रहे हो 1% का फासला कितना बड़ा होता है? ये कितना फासला था? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? कैन एनीबॉडी टेल मी? 0.25% का फासला। और सोचो यार कि अगर आप ऐसा हर सब्जेक्ट में कर रहे हो तो कितने नंबर का नुकसान हो गया? 4 × 5, 20 नंबर का। कितनी परसेंट का नुकसान किया आपने? तो जो 98.75 है और आप 93.75 पे बैठे हैं, तो बताइए
अब तो आपको किसी रेगुलर कॉलेज में भी बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलेगी, पता है, इवनिंग कॉलेज में मिलेगी। इतने डिफरेंस के बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गुड नॉर्थ कैंपस कॉलेज। आपको वो दूर दराज के मोतीलाल और स्वामी श्रद्धानंद वगैरह ऐसे कॉलेज मिलेंगे 93%, वो भी थर्ड लिस्ट में। इतना मुश्किल। समझ लीजिए एक एक नंबर की कितनी इंपॉर्टेंस है। यू हैव टू ग्रैब ईच एंड एवरी मार्क, ऐसे लुटाने थोड़ा ही है। और दूसरी चीज कि आपके टाइम पे होगा डीयू में एंट्रेंस, तो एंट्रेंस की तैयारी भी साथ साथ करनी है। देयर आर मेनी कोचिंग सेंटर्स जो आपको एंट्रेंस की तैयारी, मतलब मेरा किसी के साथ कमीशन नहीं बंधा हुआ, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। वो मुझे कहते हैं कि सर आप अपने बच्चे रेफर करिए, हम आपको आपको कमीशन देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आई डोंट वांट एनी कमीशन। अगर मैं किसी बच्चे को रेफर कर रहा हूँ तो आप उसको फीस में उतना डिस्काउंट दे जितना आप मुझे कमीशन देने वाले थे। इट्स वेरी क्लियर। आई डोंट वांट, मैं तुमसे फीस ले तो रहा हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। होता है ना, बहुत सारे टीचर्स की सेटिंग होती है, पूरी सेटिंग होती है, स्कूल के टीचर्स की सेटिंग होती है, कोचिंग के टीचर की सेटिंग होती है सेटिंग्स। आई डोंट वांट, जो मुझे देना है ना वो मेरे बच्चों को फीस में कंसेशन दे देना बस। तो इट इज अ बेटर टाइम, वीकेंड क्लासेस होती हैं, अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आपको बर्डन ना पड़े। वरना एंटर जनवरी फरवरी में कोचिंग तो ज्वाइन करोगे, एंट्रेंस लिखोगे, प्रैक्टिकल क्या तो करोगे भाई, नन्ही से जाना है। सो यू हैव टू हैव अ क्लियर थॉट ऑफ योर माइंड। आपको लॉ करना है, आपको बीबीए एमबीए करना है, ठीक है, आपको होटल का मतलब होटल मैनेजमेंट में जाना है, culinary आर्ट्स करना है, क्या करना है, फैशन डिजाइनिंग करना है, निफ्ट ज्वाइन करना है, क्या करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। मास कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया में जाना है, क्या करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड उसके लिए। तो आई विल प्रोवाइड यू हेल्प एंड गाइडेंस इन टाइम एंड टाइम, वैसा करके हम चलेंगे। लेकिन जो हम पढ़ाई करेंगे, जैसे आज मैंने बोला था ना कि टुडे वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन ओनली, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपना सिलेबस देखेंगे क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नोटबुक आपको बना के चलनी है, नोट्स को आप संभाल कर एक फोल्डर के अंदर रखेंगे, है ना। पता चला कि जैसे चैप्टर खत्म हुआ नोट किसके पास, ब्रह्मपुत्र में छोले भटूरे वाले के पास पहुंच गए। वो क्या कर रहा है, भटूरे सेक के नोट्स पे दे रहा है आपको, ये लो कलरफुल नोट गुडविल का। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको संभाल के रखेंगे। और एग्जाम में जाने से पहले क्या करेंगे, जो मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे और वो नोट्स पढ़ेंगे बस। बहुत नोट्स हैं, बहुत बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, चैप्टर के बिल्कुल समरी है, और उन सब एरियाज को कवर कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा करके करना है। तो आज आप लोगों ने बोला ना हमें 100 चाहिए, यस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू डिजर्व 100 मार्क्स। हर बंदे को 100 मार्क्स मिल सकते हैं आज की डेट में। तो 100 मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं फिर, जब आपके प्रैक्टिस का गैप बन जाता है। मैं चैप्टर करा रहा हूं कौन सा वाला, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने शुरू कर दिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये छोटा चैप्टर है, इसमें बहुत टाइम लगता है इस चैप्टर में, ये छोटा चैप्टर है। जैसे ये खत्म हुआ उसके 3-4 दिन क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, तब ये शुरू हो जाता है। आप बैठे हो अभी भी यहाँ पर, ये भी छोटा चैप्टर है, 3-4 क्लास में ये भी खत्म हो जाता है। जब ये दोनों खत्म हो तभी भी आप वहां बैठे हो बस, देन यू हैव ruined योर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स बस। फंडामेंटल में अगर आपने पेश कर, अगर आपने किसी भी चैप्टर में पेश कर बना के रखी है, फंडामेंटल के वैल्यूएशन की चेंजिंग पे साथ से चल रहे हो, मतलब आप 100 आपके हाथ से छूट ही नहीं सकता, ये है। और जितना गुड़ डालो उतना मीठा, है ना। योर मार्क्स आर प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क। अगर आप देखिए, मैं अगर बोर्ड का एग्जाम लिखने जाऊँ ना, मेरे 100 नहीं आएंगे, आप लोगों के आएंगे। क्यों, आपकी स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी है, और कैलकुलेटर का यूज अच्छे से करना है राहुल, बढ़िया से यहाँ जरा चिपका देना कैलकुलेटर, कमीज खोल के करना है ऐसे, बिल्कुल नहीं करिए। और एक और मेरी एडवाइस आप सभी को, 30 तक की टेबल याद कर लेना। राहुल कहता 13 तक की तो याद नहीं हुई बचपन से अब तक। हाँ हाँ 13, सुना जरा, सुना 13 टेबल, सुना, ठीक है। मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक ना हॉलैंड, डच कहते हैं उन लोगों को, डच डच हॉलैंड में एक कंपनी में सीएफओ का इंटरव्यू था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा हुआ बंदा, एमबीए फाइनेंस पढ़ा हुआ बंदा था, वहीं किसी डच कंपनी में काम करता था, और वो सीएफओ के लिए अप्लाई कर दिया उसने, बाकी लोगों ने भी अप्लाई करा। जब इंटरव्यू में जाते तो उनसे क्या बोलता बंदा, 24 थ्रीजा, सीधा ही पूछता। और वो बंदा था बनिया अपना, 24 या 72, उसे तो पहाड़े याद थे, होते नहीं हमें याद पहाड़े। अरे ये जो टेबल्स होते याद होते ना बच्चों ने, 15 3 45 ऐसे तो बोलते हम लोग।
उसको बोला 24 3 हाउ मच इज 24 3 उसके पास 72 72। उस तो पहाड़े रटे हुए थे, हमें तो घोट घोट के पिलाए जाते हैं पहाड़े। एंड ही गॉट सेलेक्टेड सर इसी जवाब पे। और बाकी फिरंगियों से पूछा क्या, ओ या 20 इंटू 3 60, 4 4 3 12 72 सर। तो बढ़िया तेज है, 24 3 72 बोला पहले तो, फिर अंग्रेजी में बोला 72। मतलब एग्जामिनर ने मुंह से क्वेश्चन पूछा, उसने तुरंत जवाब उगल दे, वो ऐसे जवाब निकला मुझसे। दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियसनेस। तो फिर पूछा गया उससे कि भाई सिर्फ 24 या 72 पे तूने किसी बंदे को सीएफओ अपॉइंट कर लिया। कर अंडरस्टैंड इन द फाइनेंशियल मैटर्स एवरी सेकंड्स काउंट। जिस बंदे की डिसीजन मेकिंग क्विक होगी वही तो इस पोस्ट को जस्टिफाई करेगा ना। मैंने पूछा 24 24 3 कितना होता है, तो बाकी लोग उंगलियों में कैलकुलेशन कर रहे हैं, करते हैं यूरोपियन अमेरिकन डफर होते हैं कैलकुलेशन में। उनको आसान आसान तरीके से, कभी यूट्यूब पे देखना, वो मल्टीप्लाई करना कितने आसान आसान तरीके से सिखा रहे होते हैं। अरे कुछ नहीं होते, पिताजी डंडा मारते हैं, बच्चे पहाड़े याद करते हैं। 30 तक की तो कर लो, है ना। पता चला कहीं बोले कोई कितना 29 7 और उल्टी हो रही है उससे बाहर। दिस इज सो इजी है। कहाँ जरूरत पड़ती है, कहाँ टेबल की जरूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ जरूरत पड़ती है, इस पे पड़ती है, इस पे तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक बच्चा मेरे स्कूल का सिर्फ 100 इसलिए नहीं ले पाया, एसआरसीसी में एडमिशन, एसआरसीसी में चला गया था बाद में वो, कि एक कॉमन साइज का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल आ गई थी उसकी। उसने आसान कैलकुलेशन थी, 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसने कहा छूटेगा कैसे, 15 मिनट 20 मिनट लगा दिए उसकी कैलकुलेशन में। नर्वस हो गया, पेपर में 95 आए उसके। स्कूल टॉपर बनना था, नहीं बन पाया। हालांकि बाद में वो एसआरसीसी का टॉपर बना, सीए में रैंक लेके आया, लेकिन अपने स्कूल के ऑनर बोर्ड पे नाम नहीं आया उसका, सिर्फ इसी वजह से कैलकुलेशन लेंदी हो गई थी। और दिल है कि मानता नहीं, इतना आसान क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं होगा। तो एक बात का प्लीज ध्यान रखना पेपर करते समय, स्कूल का या बोर्ड का, कि नेवर गेट इमोशनल। अगर आपको लग रहा है ना कि पेपर का आंसर नहीं आ रहा, ये मत बोलना मैं तो 1000 क्वेश्चन करके आ रहा हूं, मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा। सो एग्जामिनेशन इज नॉट अ पॉइंट वेयर यू हैव टू सेटिस्फाई योर पेटी ईगो, बिल्कुल नहीं, नो ईगो। नहीं हो रहा छोड़ देना उसको, अगला करना। बोलो अगला भी ना हो तो उसे भी छोड़ देना, उससे अगला ना हो तो उसे भी छोड़ देना। फिर क्या होगा, कलम छोड़ देना नीचे अपनी, पानी पीना, लंबी लंबी सांसें देना, अड़ोस पड़ोस के चेहरे देखना, ताजगी आएगी, ठीक है। फिर शुरू करना पेपर। लिटरली ऐसा ही हुआ था दो बच्चों के साथ मेरे, एक बाल भारती का था, एक समरविल का था। बाल भारती वाले सबको मैं यही बताता हूँ, आपको भी बताया मैंने, ऐसे ही फंस गए एक एग्जाम में। बाल भारती वाले ने 1 हुआ 2 हुआ 3 नहीं हुआ, कलम ड्रॉप करी, पानी वानी पिया, दाएं बाएं देखा, 5 मिनट वेस्ट करे अपने मन में। पता क्या फीलिंग होती है, यार अगर मैं सांस लूंगा पानी पीऊंगा तो 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा। अभी वो 5 मिनट वेस्ट आपके आगे के 45 मिनट बचाएगा। समरविल वाला नहीं माना, लठ मार के करता रहा, पूरा पेपर स्पॉइल हुआ। ये जो था बाल भारती वाला ही गॉट 99, समरविल वाला जो था ही गॉट 85। 14 नंबर का मतलब जानते हो, 3.2 इतना परसेंट का डिफरेंस आया, है ना। तो दिल के हाथों बहक ना जाना कभी भी, दिमाग से करना है काम। I'll keep refreshing you time and again, ताकि आप ये गलतियां ना करें। पेपर क्यों छूटता है पता है, एक क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा देते हैं। क्यों इक्षिता, पेपर क्यों छूटा पता है, या गड़बड़ क्यों होती है पेपर में, जानती हो ना। आई थिंक Yes, यू हैव sir. एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड। Yeah. क्या गड़बड़ हुई थी, Practice नहीं की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम, खराब हो जाएगा। और स्कूल एग्जाम में तो माँ बाप बातचीत करके आपको पास करा देंगे, बोर्ड में नहीं कराने वाला कोई पास, कूड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। अगली क्लास से वो बुक सभी के पास होनी चाहिए, और हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ये जो चैप्टर है फंडामेंटल पार्टनरशिप शुरू करेंगे, ठीक है। देखो मेरा मेरा पैटर्न ये रहेगा, ये ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे चलूंगा मैं। किसी के स्कूल के एग्जाम में अगर कोई चैप्टर दूसरा वाला आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं उसको एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगा, मतलब आपके स्कूल एग्जाम नहीं खराब होने दूंगा, ठीक है, वो करा दूंगा मैं उसको। बट यू हैव टू टेल मी ऑन टाइम। पता चला परसों एग्जाम, आज बोल रहे हो सर जी ये करा दो, वो थोड़ी होगा यार। गॉट इट, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि आज मुझे क्लास थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना है, क्योंकि 6 बजे से मेरे रिजल्ट एक आना है, मुझे कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी है। आई विल वाइंड अप द क्लास टुडे हियर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे 5 बजे, और चैप्टर की शुरुआत करेंगे बिल्कुल फ्रेश थियोरेटिकल पॉइंट से, एंड इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड बस दैट्स ऑल फॉर टुडे।